आ गया। अरे भाई, जो लोग बीच में आते हैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग बीच में मत आइए प्लीज, पहले से ही आ जाइए, इसलिए आज हम 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं आपका। तो हम लोग आज जो है आपको लेबर लॉ के हिस्ट्री के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक टर्म है आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेबर लॉ के संबंध में, ठीक है। हालांकि श्रमिक और नियोजक का जो संबंध होता है ये आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन पहले क्या था, बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हमारा कंट्री भी था या अदर जगह भी। तो जो कृषि का सिस्टम था, तो कृषि में अपना जो है श्रमिक काम करते थे, सर्टेन अपना उनके बीच में एक करार होता था, एग्रीमेंट होता था, और उसके अगेंस्ट में वो काम करते थे। उस एग्रीमेंट्स में जब आप बॉन्डेड लेबर एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसके कई सारे नाम हैं बिहार के संदर्भ में या अपने कंट्रीज के संदर्भ में। उस एग्रीमेंट्स के तहत वो जो है आपस में जुड़े रहते थे, पुश्त दर पुश्त वही लेबर उसके यहाँ काम करते रहता था। उसको बदले में रहने के लिए जमीन वगैरह दे दिया, उसके बाद खाने पीने के लिए काम के बदले अनाज वनाज दे दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं था पैसा का, एक समय था ऐसा सोसाइटी में। समय के साथ धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की तरफ देश बढ़ा, जैसा कि हम लोग इकोनॉमी में भी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। तो अपने यहाँ जो है प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह के बाद जो है सेकेंडरी सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया बिहार के संदर्भ में, खास करके कहें तो टर्शियरी सेक्टर उससे ज्यादा डेवलप हो गया आज के समय में। लेकिन जब उद्योगों का विकास होने लगा, इंडस्ट्री आने लगे, तो फिर श्रमिक और नियोजक के संबंध को विनियमित करने की आवश्यकता ज्यादा महसूस होने लगी कि उसको रेगुलेट करे। विनियमित का मतलब होता है उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन मतलब होता है कि उसमें कोई तीसरा पक्ष कुछ सर्टेन लॉज या रूल्स बना के उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि दोनों पक्ष सही तरीके से उस काम को कर सकें। तो प्रारंभ में अपने यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह बहुत बाद में, जब अंग्रेज वगैरह आए तो उसके बाद जो है सो सूती वस्त्र वगैरह का फैक्ट्री वगैरह खुला। चाहे उसके पहले सूती वस्त्र के फैक्ट्री के पहले ज्यादातर जो वर्कर्स थे अपने इंडियन वर्कर्स जो थे वो आपको चाय बागान में काम करते थे। तो चाय बागान हो गया, चाहे खेती वेती में कृषि में काम करते थे बेसिकली। और फिर बहुत सारे वर्कर्स जो है माइग्रेंट हो गए। माइग्रेंट होकर के आप लोग जानते होंगे कि कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहां बिहारी वर्कर्स माइग्रेंट होकर के और वहां उन्होंने पूरी कंट्री आज के समय में बना रखी है। कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? अपने यहाँ काफी सारे उनके मेहमान वगैरह को बुलाया जाता है। हाँ, मॉरिशस वगैरह है, गिनी है, इस सब जगह है। हाँ, तो बहुत सारे तो माइग्रेशन इस सब पर कई सारे, हाँ, तो इस सब पर कई सारा जो है आपको नॉवेल वगैरह भी मिल जाएगा, फिल्म वगैरह भी मिल जाएगा। यानी कि उस समय के कई सारे लेबर जो थे, ग्रुप में मास माइग्रेशन हुआ। और वो जो अफ्रीकन कंट्रीज था या लेस डेवलप कंट्री था, वहां बेसिकली वो एग्रीकल्चर के लिए ही गए थे। और उसके अलावा आप कई सारे जगहों पर देखे होंगे, जैसे कि माइग्रेशन करके उस देश का जैसे रेल ट्रैक बिछाना था या इस तरह का कोई हैवी वर्क था, तो उन सब में अफ्रीकन और इंडियन लेबर को लगाया जाता था। तो ज्यादातर जो उस समय नियोजक था हमारा, वो कैसा था, वो नियोजक ज्यादातर ब्रिटिश नियोजक था, क्योंकि इंडियन व्यक्ति के पास तो ना इतना कैपेसिटी था ना इतना पैसा था कि वो फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश कर सके, बहुत रेयर ही। तो ज्यादातर नियोजक उस समय, उसके अलावा आपने जो चाय बागान कृषि के क्षेत्र में एक अपने बिहार के संदर्भ में देखे तो नील खेती के बारे में सुना होगा। वहां पर भी लेबर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे इसमें। हालांकि एग्रीमेंट सिस्टम से था कि एक सर्टेन पार्ट जो है फार्मर को अपने खेत का 3 कठिया सिस्टम उसको बोलते थे, 3/20, यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा जो है उसको नील की खेती करनी होती थी। तो इसमें भी फिर लेबर लगता ही था। तो ये लेबर तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली, और बाद में जाकर के इंडस्ट्री आने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है सो फिर इंडस्ट्री सेक्टर में लेबर का जो है इन्वॉल्वमेंट होने लगा। लेकिन जैसे शुरू में हम जान रहे हैं कि ज्यादातर नियोजक हमारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स थे तो उनका जो मेन उद्देश्य होता था कि जितना से ज्यादा हम शोषण कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अपनी बेनिफिट्स या अपना प्रॉफिट जो भी है वो अर्न कर सकें। तो शोषण ज्यादा तभी होगा जब कानून या नियम जो भी रहेंगे वो आपको श्रमिकों के नहीं हित होकर के नियोजकों के हित में होंगे। तो प्रारंभिक में जो भी कानून बना स्टार्टिंग फेज में, वो ज्यादातर एम्प्लॉयर प्रो था। प्रो एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए
उसको बनाया गया। कारण वही था कि उसमें ब्रिटिशर्स थे जो कि चाहते थे कि जो कानून बने वो उनके हिसाब से बने। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई बात तो है नहीं जो क्लियर ना हो। तो स्टार्टिंग फेज में हमारा जो भी कानून था वो प्रो एम्प्लॉयर था, जो कि एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रख करके बनाया गया। अब उसी में जैसे कि मैंने बताया कि अपने यहाँ चूंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस बहुत लेट से हुए, इंडस्ट्री वगैरह अंग्रेज के आने के बाद डेवलप होना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सरकार जो है कानून बनाना शुरू की। जब लफड़ा होने लगा नियोजक और श्रमिक के बीच में, तो पहली बार जैसे कि चर्चा होती है कि 1819 में और 1839 में, इन 2 ईस्वी में जो है बेसिकली आपको बंगाल विनियमन आया था, बंगाल रेगुलेशन। पहले जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे प्रोविंसेस बटे हुए थे, उसमें आपको बंगाल रेगुलेशन में कुछ कुछ बातें श्रमिकों से संबंधित थी। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग फेज में जो है, आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, कई लोग हिस्ट्री वगैरह के हो सकता है पेपर ऊपर भी हो और ऐसे भी जानते ही होंगे कि पहले कई सारे प्रोविंसेस थे, तो वो अपने अपने जो है सो कानून अलग अलग निकालते थे। जैसे मद्रास था, बंगाल था, तो स्टार्टिंग में अंग्रेजों का ज्यादा पकड़ तो बंगाल एरिया में ही था। तो बेसिकली उस एरिया के लिए उन्होंने जो रेगुलेशंस बनाए थे उस एरिया को रेगुलेट करने के लिए, तो वो बंगाल रेगुलेशन था। तो 1819 के रेगुलेशन में उन्होंने एक सिस्टम लाया था जिसमें था कि यदि कोई करारबद्ध श्रमिक है, करारबद्ध श्रमिक कहने का मतलब हुआ कि अगर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गया है, एक श्रमिक और एक एम्प्लॉय नहीं बोले उसको, हम बोले यहाँ पे वर्कर के बीच में, ठीक है, या लेबर के बीच में, अगर एग्रीमेंट हो गया है किसी काम को लेकर के कि हाँ हम आपका ये काम करेंगे, और अगर उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी कहें उसको तोड़ता है वर्कर, तो फिर वो अगर उसको ब्रीच करता है, ब्रीच करना माने उसको तोड़ना हुआ, अगर एग्रीमेंट को तोड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो फिर उस केस में जो है सो वो पनिशमेंट होगा, उसको दंड मिलेगा। ये 1819 के रेगुलेशन में बंगाल विनियमन में जो है सो आपको लाया गया था। उसके बाद दूसरा था 1839 नहीं था, सॉरी 1837 था। 1837 का विनियमन था बंगाल रेगुलेशन का। उसमें बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर होते थे, जो दूसरे जगह से लाए जाते थे या ले जाए जाते थे, माइग्रेंट्स कहते हैं उसको हम, तो उनका रेगुलेशन करने के दृष्टिकोण से उनकी कैसे भर्ती वगैरह की जाए, थोड़ी बहुत बातों का उल्लेख किया गया था। यानी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में कैसे कैसे बातें धीरे धीरे आनी शुरू हुई। वो कोई लेबर लॉ नहीं था, वो एक स्टेट को चलाने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए थे, उसमें कुछ बातें श्रमिकों से संबंधित भी जोड़ी गई थी, और वहीं से धीरे धीरे बात बनी, आगे बढ़ी। पहला कानून जो आपको बना था इसमें, वो आपको भारतीय दास अधिनियम था। एक मिनट, इसको पहले स्लाइड को साफ कर दें थोड़ा। अरे यार, पॉइंटर इरेज ऑल। हाँ, तो पहला कानून जो इसमें बना था वो 1843 में बना था। 1843 में पहला लेबर लॉ के हिसाब से कह सकते हैं पहला कानून था, वो आपको था भारतीय दास्ता अधिनियम। ठीक है, भारतीय दास्ता अधिनियम या इंडियन स्लेवरी एक्ट था। ये आपको स्लेव्स प्रथा को खत्म करने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। दास सिस्टम क्या होता है कि दास सिस्टम का मतलब हो गया कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खरीद लिए। जैसे आपने कई सारे जगहों पर पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, या फिर कुछ फिल्मों में भी इस तरह का चित्रण किया गया है। किसी व्यक्ति को खरीद लिया एज ए लेबर अपने यहाँ काम करने के लिए, वो पूरी जिंदगी मरने तक ताउम्र आपके यहाँ काम किया, काम के बदले उसको ऐसा कोई सर्टेन पेमेंट देना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाना पीना खाया, जो सुविधाएं सुख सुविधाएं आप उसको दें। अब उसमें आपका मानवीय पहलू आप अच्छे से उसको रखें, या उसको आप जो है सो गैराज में बंद करके रखें, या किस प्रकार से रखें, वो हो सकता है नियोजक पर डिफर करता हो। लेकिन दास प्रथा का सिस्टम था कि बंधुआ मजदूर जो है, बेगार मजदूर आपको मिल गया, एक बार खाली थोड़ा बहुत खर्च करना है आपको। तो इस तरह का सिस्टम अपने समाज में, सोसाइटी में एक समय में था। उसको हटाने के दृष्टिकोण से चूंकि हुआ मानवीय पहलुओं के आधार पर नहीं था, तो 1843 में आपको भारतीय दास्ता अधिनियम पहली बार लाया गया था। हालांकि बाद में जाकर के फिर जो है 1860 में आपको 1860 में बना था आपको ये नियोजक एवं कर्मकार विवाद अधिनियम। इसमें भी जो है, नहीं 1860 में नियोजक कर्मकार विवाद अधिनियम नहीं, ये भारतीय दंड संहिता बनी थी। भारतीय दंड संहिता आपने जो अभी आप आज के समय में पढ़ते हैं, उसमें इसी 1860 का ही हिस्सा है भारतीय दंड संहिता।
ठीक है। तो ये जो इंडियन पिनल कोड बना था, जिसको हम लोग आईपीसी बोलते हैं शॉर्ट में, इस आईपीसी में इस दास प्रथा को हटाने के लिए भी कानून सेक्शंस रखे गए थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दास प्रथा समाज से खत्म होने लगा। तो पहला कानून जो हम लोग मानते हैं वो आपको यही दास प्रथा अधिनियम को मानते हैं। हालांकि बाद में इसके लिए 1860 में भी कानून बना था। इसके अलावे हाँ ठीक है, ये यहाँ इसवी 1843 होगा, वो वहां गलत है। ऑप्शन 1843 में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, इंडस्ट्री बढ़ते गए, वर्कर्स भी ज्यादा होते गए, संगठित होते गए, तो फिर उनका जो है संगठन मजबूत होते गया, और समय के साथ लेबर लॉ में जो है चेंजेज आने शुरू हुए। समय के साथ लेबर लॉ में चेंजेज आने में ऐसा नहीं कि वो एक दिन का चेंजेस था, काफी टाइम लगा है। और इसमें खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो आपको आईएलओ ने किया। ठीक है। तो समय के साथ जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, लोगों में जागरूकता हुई शिक्षा के साथ, और ज्यादा उनका डेवलपमेंट हुआ। आईएलओ खास करके सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। कई तरह की सरकारों ने समिति और आयोगों का भी गठन किया, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, रिकमेंडेशंस दिए। उसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूशंस और अपने समाज का जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है अपने लोकतंत्र की, ये सारी बातों ने जो है सो समय के साथ इस श्रम विधान के इतिहास को और आज के जो स्वरूप है वहां तक लाने में जो है सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो इसमें 3 हिस्से होते हैं पूरे कानून में। एक तो है पहला भाग जो कि आईएलओ के पूर्व था, या फिर उसको कह सकते हैं स्टार्टिंग फेज में था, जिसमें कि हम अंग्रेजों को नियोजक के रूप में देखते हैं और उनके दृष्टिकोण से कानून बनाए गए थे। तो उसमें जो है सो जो कानून थे वो मुख्यतः क्या थे, दमनकारी प्रकृति के थे। यानी कैसे हम श्रमिकों को जो है अपने हिसाब से काम करने के लिए बाधित करें। उसके बाद फिर जब आईएलओ वगैरह बना तो थोड़ा आईएलओ को हम बेंचमार्क ले सकते हैं, आईएलओ बनने के पहले और फिर इधर आपका इंडिपेंडेंस जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद। तो जब आईएलओ वगैरह बना तो आईएलओ बनने के बाद काफी ज्यादा आप जानते हैं कि कन्वेंशंस वगैरह आए, रिकमेंडेशंस वगैरह आए, और चूंकि भारत जो है सो इसका संस्थापक सदस्य के रूप में है, वहीं से चला आ रहा है, तो उसने भी बहुत सारी बातों को मानना शुरू किया। भले उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, लेकिन कई बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे कई सारे नियम वगैरह बनाए। तो वो नियम बेसिकली रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी के थे। रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी के थे कहने का मतलब, हाँ क्या आवाज जा रही है? हेलो, प्लीज सब लोग माइक म्यूट कर लो। हाँ आवाज जा रही है मेरी? सर एकदम क्लियर आवाज आ रही है। थैंक यू। तो पहले जो था वो दमनकारी प्रकृति का था, यानी कि एम्प्लॉयर बेस्ड था, एम्प्लॉयर के हिसाब से ही सोच के पहले बहुत सारे कानून नियम बनाए गए। समय के साथ जो है कानून नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। अब उन्होंने एम्प्लॉयर की तरफ पूरा पूरी देखना बंद कर दिया, और एम्प्लॉय की तरफ भी बहुत सुविधा की बात नहीं थी, लेकिन रेगुलेशन की बात थी कि नहीं, कम से कम जो मानवीय पहलू है उनको ध्यान दिया जाए कि कार्य के घंटे इतने होने चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए, इतने वर्ष से कम उम्र के लोग काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो है रेगुलेशन पार्ट की बात हो गई। और उसके बाद फिर जानते ही हैं, जैसे ही हमारा संविधान बना, हम अब एक स्वतंत्र देश हुए और हमने कहा कि भाई हम कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट रहेंगे। तो फिर वेलफेयर स्टेट में चूंकि सबसे जो है सो गरीब जो है सो अपना लेबर होता है, सबसे कमजोर वही है, तो लेबर वेलफेयर के लिए हमने कई सारी बातों का, कई सारे स्कीम्स का, कई सारे नए तरीके के एक्ट्स का जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो फिर उसमें बहुत तरह का बात है, कोऑर्डिनेशन एक्ट की बात करें, बोनस एक्ट की बात करें, बहुत सारे। तो ये जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि भाई जब आईएलओ नहीं था तब हम संविधान, तब हम किस तरह के श्रम कानूनों को देखते हैं। आईएलओ के आने के बाद और जब तक हम आजाद नहीं हुए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, तब तक के श्रम कानूनों का एक प्रकृति बनता है, और उसके बाद जो है सो फिर वेलफेयर के हिसाब से श्रम कानूनों को देखते हैं। तो आईएलओ के पहले का जो था सो वो आपको क्रशिंग था, दमनकारी था, उसके बाद रेगुलेटिंग हुआ, और अब जो है सो वेलफेयर के हिसाब से कल्याणकारी श्रम कानून जो है सो बनने लगे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको मोटा मोटी 3 भाग में बांटते हैं कि 1919 के पूर्व, यानी कि जब आईएलओ नहीं था, 1919 से लेकर के और आजादी के समय तक, और उसके बाद तीसरा जो है आजादी के बाद का। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं।
अब 1919 के पूर्व की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने अभी आपको चर्चा किया कि स्टार्टिंग में जो कानून बने थे, वो आपको मुख्यतः क्या थे, दमनकारी प्रकृति के थे, क्योंकि उसमें जो नियोजक था वो ब्रिटिशर्स था। तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से सोच करके कानून बना। उनके जो नियोजक थे वो हमेशा चाहते थे, चूंकि उनका सरकार में जो है सो प्रभुत्व था या हस्तक्षेप था, तो उनके हिसाब से जो वो चाहते थे कि वैसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि श्रमिक उनके पूरे के पूरे कब्जे में रहें, उनके हिसाब से काम करें, और उसी तरीके की चीजें भी हुई। उसी में आपने पढ़ा कि भाई ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने बनाया था 1859 में। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से अधिनियम बने। तो ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही था कि भाई अगर आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करता है नियोजक, जो भी करार करता है या एग्रीमेंट करता है, तो वो अगर तोड़ता है तो उसमें जो है सो एम्प्लॉय अगर करार को तोड़ता है वर्कर, तो उसको जो है सो दंड दिया जाएगा। हमने आपको बताया कि 1819 या 1837 का जो बंगाल रेगुलेशन था, उसमें भी करार वगैरह को तोड़ने के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ बातें आई थी। इसके अलावा इस तरह के जो भी कानून थे उनमें श्रमिकों के हितों की अनदेखी थी, करार वगैरह तोड़ने पे जो है सो दंड प्रावधान था, और मुख्यतः ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से प्रभावित था। यानी कि श्रमिक का अधिक से अधिक शोषण करें और ज्यादा से ज्यादा हम मुनाफा कमाएं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं। इस तरह की बातें जो है सो उनके दिमाग में उस समय थी। अब उस समय जो कानून मुख्य रूप से बने हैं, एक एक करके हम लोग उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका काम का नहीं है, बस आपके याद में रहे। तो हमने बताया बंगाल विनियमन की बात तो हम कर ही चुके थे कि 1819 का था, जिसमें कि संविदा पर जो श्रमिक है, कॉन्ट्रैक्ट पर या करार के साथ जो श्रमिक आए, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उसको दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया। उसी प्रकार से आपको भारतीय दास अधिनियम की भी बात हम किए कि 1843 में आया था, जिसमें कि दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। उसी प्रकार से अप्रेंटिस एक्ट आया था, प्रशिक्षु अधिनियम। ये प्रशिक्षु अधिनियम क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है कि जैसा वो आदमी जो कि अभी सीख रहा है कोई चीज को, ठीक है। प्रशिक्षु का मतलब वही होता है कि जो सीख रहा है और वो फिर सीखने के क्रम में काम कर रहा है, ठीक है। सीखने के क्रम में काम कर रहा है का मतलब कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, आप उसमें जो है सो 20 वर्कर ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं एक तरह से अभी, तो उनको प्रशिक्षु के रूप में जाना जाता है। तो उस समय जो नियम बना इस एक्ट में बेसिकली कि 10 से 18 वर्ष के जो दोषी होंगे किसी भी क्राइम के, कोई भी ऑफेंसेस के, उनको जो है सो इस अधिनियम के तहत प्रशिक्षण देने की बात की गई। जैसे कि एक तरह से इसको समझिए सुधार के दृष्टिकोण से। अभी जैसे आपको जेजे एक्ट, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 का है, किशोर अधिनियम। पढ़ा है किसी ने या किसी ने नाम सुना है? यस सर, सुना है। तो जेजे एक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, कोई उनसे क्राइम कमिट हुआ है, तो उसको जो है सो एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, खास करके उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह देना है। तो समझ लीजिए उस तरह का ही कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई दोषी 18 साल से नीचे का है तो उसको थोड़ा सा स्किलिंग करना है, ट्रेनिंग देनी है, आगे की लाइफ उसकी अच्छी बने, ताकि वो जीवन को अच्छे से गुजर बसर करे और इस तरह की चीजों से निकले। उसी तरह से एक एक्ट आया था 1855 में, इसका नाम था आपको भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 1855। ये अधिनियम जो था, इसमें था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम नियोजक के गलती से अगर कोई श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, नियोजक की गलती से अगर किसी श्रमिक की मृत्यु होती है, तो फिर वो श्रमिक को वो नियोजक हर्जाना देगा, किसको? उसके आश्रित को। यहाँ पे हालांकि नियम तो बन गया था भारतीय दुर्घटना अधिनियम, लेकिन ज्यादातर जो ब्रिटिश नियोजक थे वो ये साबित ही नहीं होने देते थे कि गलती उनकी है, क्योंकि गलती साबित करने की जिम्मेदारी जो है खास करके वर्कर पर थी, और वर्कर के लिए आसान नहीं था कि वो गलती साबित करवा ले। आज के समय में भी शायद कह दे तो मुश्किल हो जाता है, और उस समय की बात आप सोचिए जब ब्रिटिशर्स जो है हमारे नियोजक हुआ करते थे। तो भारतीय घातक दुर्घटना नियम लेकिन एक पहला स्टेप था कंपनसेशन के लिए, और बहुत अच्छा स्टेप था कि वर्कर के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया और कंपनसेशन की बात इसमें की गई। उसके बाद आपको 1859 में आया था कर्मकार संविदा उल्लंघन अधिनियम। इसमें भी वही बात को थोड़ा और अच्छे से बताया गया, जो बंगाल विनियमन में जिस बात को रखा गया था उसको एज एन एक्ट लाया गया कि भाई जो भी कर्मी हैं, शिल्पी हैं, वर्कर हैं, या किसी भी तरीके के कर्मी हैं, बगान में काम करते हैं, चाय बगान में या कहीं भी, तो अगर वो संविदा का उल्लंघन करते हैं तो फिर उनको जो है सो उसके लिए दंड दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी बातें रखी गई कि अगर नियोजक अपने खर्चे पे लाता है श्रमिक को
और वह संविदा का उल्लंघन कर देता है तो भी उसको दंड का प्रावधान रहेगा। उसी के अलावा फिर भारतीय दास संहिता अधिनियम था, ये भी 1843 का जो है एक्सटेंडेड रूप था। बेसिकली ये आईपीसी में इसको डाला गया था 1860 में, जब इंडियन पिनल कोड बना था। भारतीय दंड संहिता, एक्चुअली यहाँ पे ये दास संहिता नहीं होगा, यहाँ पे दंड संहिता होगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 में, तो इसी दास अधिनियम का जो है जो भी प्रोविजंस था उसको इंसर्ट किया गया कि दास को रखना जो है, यानी किसी भी व्यक्ति को खरीद के अपने काम के लिए रखना जो है वो दंडनीय अपराध होगा। और वो सेक्शंस क्लॉज आज भी आपके यहाँ आईपीसी में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 1860 में एक एक्ट बना था, आपको नियोजक एवं श्रमिक विवाद अधिनियम। आज के समय में आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सुना है आपने? सुना है सर। हाँ, तो उस एक्ट का क्या पर्पस है कि यदि कहीं भी कामगार के और श्रमिक नियोजक के बीच में विवाद होता है किसी भी नियोजन की सेवा शर्तों को लेकर के, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विसेज को लेकर के, तो फिर वो आपको उस एक्ट से गवर्न होता है। यहां भी वही था कि नियोजक और श्रमिक के बीच यदि विवाद होता, लेकिन यहाँ पे था संविदा का उल्लंघन हो जाए, तो संविदा का उल्लंघन हो जाए मतलब दोनों तरफ से। पहले जो भी हमने पढ़ा संविदा का उल्लंघन वो कामगारों की तरफ से था कि कामगार यदि संविदा का उल्लंघन करते हैं तो वो उनको दंड का प्रावधान मिलेगा। बाद में हुआ नहीं, कामगार ही नहीं, नियोजक भी अगर मान लीजिए आपको 1 साल के लिए या 6 माह के लिए संविदा पर रखता है और आपको फिर बीच में निकाल देता है, तो वहां भी उस चीज को दंडनीय बनाने का अधिकार जो है दंडाधिकारी वगैरह को वहां पे नियुक्त किया गया। उसी प्रकार से जैसे यहाँ कंसिलेशन ऑफिसर होते हैं आईडी एक्ट में, और उनको अधिकार दिया गया, वो डिसाइड कर सकते थे कौन दोषी है नहीं है, उस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो आपको था कारखाना अधिनियम। और मजे की बात ये थी कि ये अधिनियम जो है, ये अधिनियम इंडियन लोगों के संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये अधिनियम आए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि लंका शायर, हाँ, लंका शायर के सूती वस्त्र के उद्योगपति सब जो थे ब्रिटिशर्स, तो वो चाहते थे कि ये कानून आए, यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट आए। तो सूती वस्त्र के जो नियोजक थे, सूती वस्त्र के उद्योगपति या नियोजक या मालिक जो भी थे, उनका क्या मोटो था, वो क्यों लाना चाहते थे? क्या हो सकता है मोटो? सर क्या होता है सर? हाँ बताइए। सर एक्चुअली क्या होता था कि जो श्रमिक हो जाते थे, हमारे यहाँ पे ज्यादा श्रमिक हो जाते थे, बच्चे और महिलाएं सभी काम करती थी, तो श्रमिक ज्यादा हो जाते थे तो श्रम सस्ता हो जाता था। श्रम सस्ता हो जाता तो यहाँ पे बस भी सस्ते रहते थे। इसी कारण से उन्होंने ये नियम बनाया था। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे करके लोगों को जो है कम लोग आ पाएंगे तो श्रम महंगा हो, तो वस्त्र भी महंगे होंगे, यही कारण था। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। अब हम जो पॉइंट पे आपको लाना चाहते थे कि एक दिन हम लोग का डिस्कस भी हो रहा था पिछले क्लास में, हमने आपको बताया कि जो लेबर लॉ है ना, उसको हमेशा हम लोग मार्केट से भी जोड़ के देखते हैं, ठीक है। मार्केट से जोड़ते हैं यानी हम अपनी इकोनॉमी से जोड़ के देखते हैं। सर सर वॉइस में बहुत वो हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, अजीब सा साउंड आ रहा है। हाँ सर, समझ गया। अब ठीक है सर? अब ठीक है? अब ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड। जी सर, अब ठीक है। तो हमने ये बताया था कि जो लेबर लॉ है ना, उसका मार्केट इकोनॉमी से भी बहुत रिलेशन है। यहाँ पे वही बात थी, जो इंडियन नियोजक थे, ब्रिटिशर्स ही बेसिकली थे, उनको यहाँ बहुत सस्ता श्रम मिलता था। क्यों? क्योंकि श्रम कानून है नहीं। श्रम कानून रहेगा तो उसके पालन में खर्चा बढ़ेगा। कैसे? अब मान लीजिए आज के समय में सोचिए, पीएफ लगता है, पीएफ कितना लगता है? 12% वर्कर का हिस्सा कटता है, 12% एम्प्लॉयज का हिस्सा, एम्प्लॉयर का हिस्सा कटता है, 12%। उसके बाद ईएस, हेलो, 10-14 है सर ना? 10 है ये मतलब वो तो अभी स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, जनरल प्रोविजन यही है अभी, तो वो कोविड को लेकर के बनाया गया। ईएसआई आपको अभी 4% है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है सर। हाँ, ईएसआई को लेकर 0.75% वर्कर्स का और 3.25% जो है वो एम्प्लॉयर का। तो यह सोच लीजिए, खर्चा आप देख लीजिए, 12% तो एम्प्लॉयर को
और ये 3 15.25 हो गया। उसके बाद अगर बोनस देना होगा तो फिर बोनस भी उसके वेज का 8.33% से लेकर के 20% तक। तो काफी ज्यादा खर्च कॉस्ट बढ़ जाता है यदि सिंपल। और अगर उसके अलावा मिनिमम वेज को अगर वो फॉलो करे तो कई सारे लोग मिनिमम वेज को, उस समय ऐसा कोई कंडीशन था नहीं, जब मन हुआ दिया वेज, नहीं भी दिया कौन देखने जा रहा है, कौन उसको वो रेगुलेट कर रहा है, कई सारी बातें थी। तो इसीलिए श्रम जो है सस्ता हो जाता था। जो लोग ब्रिटेन में कारखाना लगाए हुए थे वहां पे श्रम कानून पहले से ही तगड़े थे, क्योंकि निश्चित रूप से उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत पहले हो चुका था। आप पढ़ते हैं 1500-1600 ईस्वी के आसपास में जो है उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो वहां पे बहुत पहले ही लेबर लॉ वगैरह इंप्लीमेंट होने लगे थे। 1800 ईस्वी के आसपास अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ आ गए थे। अपने यहाँ लेबर लॉ था भी नहीं उस समय। तो इसीलिए उनका था कि भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ कानून बने। और कुछ लोग भी थे जो परोपकारी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, या उसको हम लोग आज के समय में बोलते हैं जो एनजीओज वगैरह होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है लोगों के वेलफेयर के दृष्टिकोण से काम करना। तो वो भी चाहते थे कि श्रमिकों की चूंकि दशाएं बहुत खराब थी। आप ऐसा सोचिए कि जो पहला श्रम अधिनियम कारखाना अधिनियम बना था 1881 में, उसमें यह नियम बना गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना प्रतिबंधित है। तो आप ये सोचिए कि 1881 से पहले 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी काम करता रहा होगा क्या? अब आप सोचिए, आपके घर में भी होंगे बच्चे वगैरह, अगल बगल होंगे। आप सोचिए 7 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है। अब उससे भी कम उम्र का बच्चा शायद कहीं काम करता रहा हो, तभी तो ये नियम बना कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा। 1881 की बात कर रहे हैं। तो फिर सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी श्रमिकों की। इसके अलावा कार्य के घंटों का कोई हिसाब किताब नहीं था। एक दिन में कितना घंटा काम लेना है, कितने देर विश्राम देना है। तो फिर इसी में फिर 1881 में बना, तो फिर नहीं, कई सारी बातों को उसमें समाहित किया गया कि 100 प्लस 100 या उससे अधिक वाले जो वर्कर वाले कारखाने होंगे उन पर यह अधिनियम लागू होगा। 9 घंटे जो है श्रमिकों को काम करने होंगे, 1 घंटा उनको विश्राम के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बालक से अधिकतम 9 घंटे तक काम लिया जा सकता है। इस तरह करके कई सारे बातों का जो है व्यवस्था पहली बार लाया गया था। और धीरे धीरे फिर उसके बाद उसमें समय के साथ अपडेट हुआ। 1881 के बाद 10 साल के बाद 91 में, फिर उसके 20 साल के बाद 1911 में। इस तरह से समय समय पर इसको जो है अपडेट किया गया। और फैक्ट्री एक्ट्स में जो है कई सारे प्रोविजन जोड़े गए जिनका स्टैंडर्ड की आपको इंग्लैंड वगैरह के फैक्ट्री एक्ट के बराबर लाने का प्रयास किया गया। तो ये था। इसके अलावा आपको माइंस एक्ट भी उस समय आए थे जो कि 1901 में बना था। फैक्ट्री एक्ट बनाने के लिए आपको 1875 में एक कमिटी भी बनी थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्ट बना रही थी तो उसके पहले उसने 1875 में एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था आपको फैक्ट्री कमीशन, कारखाना आयोग। और ये कारखाना आयोग जो 1875 का था, इसी ने फिर अनुशंसा किया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस 1881 के एक्ट में, और उसी के अनुशंसा के आलोक में उन एक्ट्स को लाया गया था। उसके बाद फिर उत्प्रवासी अधिनियम आया गया, असम श्रमिक एवं उत्प्रवासी अधिनियम। और ये इंपॉर्टेंट था, आपको खास करके चाय बागान के दृष्टिकोण से लाया गया था इसको। चाय बागान में जो श्रमिक काम करते थे और ज्यादातर उसमें से माइग्रेंट रहते थे, तो उनको रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से ये असम श्रमिक एवं उत्प्रवासी अधिनियम 1901 का लाया गया था। उसके अलावा खान अधिनियम आया था 1901 में। ये जो खान अधिनियम आया था इसके लिए भी आपको खान समिति बनी थी, माइनिंग कमिटी। खान समिति आपको बनी थी 1895 में। और ये खान समिति ने फिर सुझाव दिया और उसके तहत जो है अंडरग्राउंड वर्कर्स के लिए, जो कि जमीन के अंदर खानों में काम करते हैं, उनके लिए कई सारी बातों को लाया गया। खास करके उसमें यदि सेफ्टी नहीं है खान में काम करने में, तो स्त्रियों और 12 वर्ष से कम उम्र के बालकों के नियोजन पर जो है उसमें प्रतिबंध लगाया गया। इसके लिए आपको उन्होंने चीफ जो है इंस्पेक्टर को बहाल किया माइंस के लिए, खान निरीक्षक उसको बोलते हैं। और खान निरीक्षक देखता कि वो बच्चा या महिलाएं जो है उसमें काम करने के लिए सही है कि नहीं उनका। अगर उनका सेफ्टी प्रोविजन सही से नहीं हो पाएगा या उनको लगता था कि उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो वो खान में महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा सकते थे। आज के डेट में खान में महिलाओं पर और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति पर जो है काम करने का प्रतिबंध लगा ही हुआ है। तो ये था आपका 1919 से, यानी आईएलओ के आने के पहले जो कुछ प्रयास किया गया। हालांकि ज्यादातर प्रयास जो है नियोजकों के हित से ही था जुड़ा हुआ, लेकिन जो भी प्रयास हुआ वो हुआ। अब उसके बाद की बात आती है जब आईएलओ आपका आ जाता है 1919 से लेकर के स्वतंत्रता तक।
तो उसके बाद समय-समय पर जो है सो कई सारे आपको संशोधन या फिर कह सकते हैं प्रयास जो है अंग्रेजों के द्वारा भी किया गया। क्योंकि जब आईएलओ आया तो उसने कई सारे कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस निकालने शुरू किए, जिसमें कि पहला था मिनिमम आवर ऑफ वर्क का कन्वेंशन, उसके बाद फिर और डिफरेंट कन्वेंशंस आया। तो उसके आलोक में फिर भारत सरकार का जो अधिनियम आया आपको 1919 में, उसमें पहली बार जो है लेबर को एज ए सब्जेक्ट रखा गया था और उसमें कई सारी बातों को जोड़ा गया था। अब देखिए ये जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था, भारत सरकार का अधिनियम, उसके पहले कई सारे एक्ट आए हुए थे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था 73 का, पिट्स इंडिया एक्ट था, आपने पढ़ा होगा, कई सारे चार्टर्ड एक्ट थे। उन सब में कहीं भी श्रम को नहीं रखा गया था। पहली बार 1919 में जो है श्रम को रखा गया, और श्रम को जो है केंद्रीय सरकार से मुख्य रूप से जोड़ा गया। ज्यादातर मामलों में केंद्रीय सरकार को पावर दी गई कि वो श्रम पर कानून बना सकते थे। कुछ जो सुरक्षित विषय था उस पर प्रांतीय सरकार जो है सो कानून बना सकती थी। केंद्रीय सरकार सभी विषयों पर कानून बना सकते थे। जैसे कि उसमें आपको कई तरह का विषय था, उसमें आपको रेलवे था, उस समय जो पोर्ट्स चलते थे उस पर जो भी कानून बनने थे उससे संबंधित, जो माइंस था उसमें जो श्रमिक काम करते थे उनसे संबंधित काम जो था उनको देखा गया। इस तरह करके जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके काम को देखा गया। तो इस तरह के काम को जो है पोर्ट्स को या माइंस को या माइग्रेंट वर्कर्स के काम को, इस सब से रिलेटेड काम को रेगुलेट करने के लिए जो भी नियम बनाना था वो आपको केंद्रीय सरकार को बनाना था। और जो प्रांतीय सरकार होती थी उनको काफी लिमिटेड पावर दिया गया था। सुरक्षित विषय उनके लिए रिजर्व किए गए थे कि किन पर वो कानून बना सकती थी। खास करके उसमें आपको था बगान पर, या आपको श्रम का विवाद हो जाए अगर किस प्रकार से, या श्रम का यदि कल्याण करना है तो आपको लेबर डिस्प्यूट या लेबर वेलफेयर, इन सब सब्जेक्ट पर जो है वो कानून बना सकती थी प्रांतीय सरकारें। लेकिन उनके कानून को फिर भी जो आपको केंद्रीय सरकार था वो मॉनिटर करती, और मॉनिटर करके देखती कि वो उनके लिए सही है या नहीं है, या फिर कहीं वो केंद्रीय सरकार के एजेंडे के खिलाफ तो नहीं है। उसी के हिसाब से फिर उसको रेगुलेट करके फाइनल किया जाता। यानी ओवरऑल कंट्रोल केंद्रीय सरकार का था। समय के साथ फिर दूसरा जब अधिनियम आया, भारत सरकार का अधिनियम 1935, इस सब के बारे में आपने पॉलिटी में अच्छे से पढ़ा होगा या हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो फिर उन्होंने उसको 3 विषयों में बांटा था, संघीय सूची में, समवर्ती सूची में और प्रांतीय सूची में। यानी श्रम विषय का जो भी मैटर था उसको 3 अलग अलग सूची में बांटा। और यहाँ आज के समय में हम जानते हैं कि इस तरह की 3 सूची आज भी है अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संघीय सूची में वैसे विषय थे जिस पर संघ कानून बनाता, जिसमें खास करके आपको वही था, पोर्ट्स था, माइंस था, रेलवे था, इन सब पर जो है सो आपको आज के समय में टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह आते हैं, उस समय तो नहीं था। तो इन सब पर जो कानून श्रम से संबंधित संघ सूची में था। समवर्ती सूची कई सारे थे, जैसे कि बगान वगैरह था, उसमें दोनों कानून बना सकते थे। अब प्रांतीय सूची में लेबर वेलफेयर वगैरह था, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह था, जिस पर कि वो कानून बना सकते थे। तो इसमें जो है जैसे कि यहाँ है लिखा हुआ उदाहरण में, कारखाना श्रमिक, सामाजिक बीमा, औद्योगिक विवाद आदि को समवर्ती सूची में रखा गया। बगान, छोटे पत्तन, खान आदि जो है प्रांतीय विषयों के कानून में थे। उसके बाद आपको कई तरह की कमेटियां भी बनी उस समय। शाही श्रम आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका इसलिए भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब पे, शाही श्रम आयोग। उसके बाद आपको बिहार श्रमिक जांच समिति भी बनी थी 1938 में। इसी श्रमिक जांच समिति के रिकमेंडेशन पे बिहार में आपको लेबर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद और भी कई सारे, एक श्रमिक जांच समिति 1944 में भी बनी थी, रेगे समिति बनी थी, अदरकर समिति, भोरे समिति, इस तरह की कई सारी समितियां बनी थी आपको, जो श्रमिकों के हित के लिए या श्रमिकों के वेलफेयर के लिए या श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर सुझाव देने के लिए जो है गठित की गई थी। इसमें आपको बेसिकली जो है सो रॉयल कमीशन जो था, शाही श्रम आयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो गठन हुआ था 1929 में आपको हुआ था, और इसका उद्देश्य था आपको कि उस समय जो कारखाना था, बगान था, खान था, इन सब में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके दशाओं को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से जो है किस प्रकार से श्रम कानूनों को बनाया जाए, किस प्रकार से हम लेबर लॉ को ड्राफ्ट करें। लगता है पीपीटी हैंग कर गया, कोई नहीं, मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। तो जो 6 हिस्से थे उनके, एक था कारखाना उद्योग में कैसे नियोजन करना है, कार्य की क्या दशाएं होंगी। दूसरा था आपको खान के लिए और रेलवे के लिए कैसे नियोजन होगा, कार्य की क्या दशाएं होंगी। तीसरा था बगान में कार्य करने की क्या दशाएं होंगी। चौथा था जो भी औद्योगिक श्रमिक है उनका जीवन स्तर क्या होगा। पांचवा जो हिस्सा था उनके रिपोर्ट का वो था वर्कर्स का कंपनसेशन से रिलेटेड और ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड।
और छठा हिस्सा जो था वो लेबर स्टैटिक्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से था, कैसे आपको लेबर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। नहीं आ रही है सर। चलिए पीपीटी जब तक बन रहा तब तक मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो उस समय जो है कई तरह के फिर आपको जो है जो सहयोग मैंने बताया कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था रॉयल कमीशन, जो कि आपको कई तरह के विषयों पर उसने अपने रिपोर्ट दिए। उसके अलावा रेगे समिति बनी थी। रेगे समिति आपको 1946 में बनी थी। रेगे समिति ने भी कई तरह के जो है सो अपने सुझाव दिए थे, खास करके श्रमिकों के कल्याण से संबंधित। रेगे समिति 46 है, अभी तो 44 लिखा था। हाँ 44 में बनी थी, मैं गलती बोल गया, 46 में उसने रिपोर्ट दिया था। हेलो, ओके ओके। हाँ 46 में रिपोर्ट दिया था, 44 में ही बनी थी रेगे समिति। और उसने भी कई तरह के अपने उसने सुझाव दिए थे, खास करके लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड, श्रमिकों को कैसे हम जो है सो बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, स्कीम्स वगैरह से भी जुड़ी बातें थी उसमें। ठेका श्रमिकों के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर के, उसके अलावा लेबर को ट्रेनिंग देने के संबंधित भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा। पेमेंट ऑफ वेज से रिलेटेड कई बातें थी, मजदूरी फिक्सेशन से उस समय हालांकि एक्ट बन गया था 36 में, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं आ रही थी उसको देखते हुए उन्होंने कई सारी बातों को उसमें उल्लेखित किया था। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आदरकर और भोरे की समिति बनी थी। ये आदरकर और भोरे की समिति जो थी उन्होंने ही सुझाव दिया था। तो उसके बाद आजादी के बाद आपको एक एक्ट आया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ईएसआई एक्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये समिति जो है आपको ईएसआई एक्ट लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका माना जाता है। अब उस समय कई सारे अधिनियम फिर आपको आए थे। उस समय जो इंपॉर्टेंट अधिनियम था, एक था कारखाना अधिनियम, आपको फैक्ट्री एक्ट में जो संशोधन हुआ था उस समय 1922 में संशोधन हुआ था फैक्ट्री एक्ट में। 1911 तक का संशोधन जैसे पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, उसके बाद 1923 में, 1926 में, 1931 में कई तरह के छोटे छोटे संशोधन किए गए थे। और उसके बाद काम के घंटों को रेगुलेट किया गया था, उसके साप्ताहिक विश्राम को जैसे लगातार 2 पाली में काम नहीं कर सकता है, ये सब बात उसी समय लाया गया था। अधिकतम 10 घंटे प्रतिदिन काम कर सकता है कोई भी श्रमिक, और सप्ताह में आपको हर त्रैमासिक स्तर पर, मतलब हर 3 महीने में अधिकतम 75 घंटे तक जो है सो वो ओवर टाइम कर सकता है। इस तरह की बातों को लाया गया था। उसके बाद आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम था। ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य वही था, आपको पिछला जो एक मैंने बताया था घातक दुर्घटना अधिनियम, उसको रिप्लेस किया इसने। इसका जो उद्देश्य था वो था कि यदि काम के दौरान या काम नियोजन के दौरान या नियोजन के कारण जो है, काम के कारण, नियोजन के कारण अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट जो है, तो फिर उस केसेस में उसको दुर्घटना होने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को, और यदि वो अपंग हो जाए तो उसको स्वयं, ठीक है, यदि अपंग हो जाता है तो श्रमिक को स्वयं जो है सो मुआवजा दिया जाएगा। ये एक्ट आज के डेट में भी इसी फॉर्म में है। लेकिन अभी मैं जो भी बातें बता रहा हूं इसमें ये चीज मैं भूल जा रहा हूं कि कोड आने के बाद सबका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। अब ये कोड में चला गया है, किस कोड में आपको पता होना चाहिए, ओएसएच कोड में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड आया है, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है, इस एक्ट को, प्रोविजंस इसके रहे हैं ओएसएच कोड में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड में। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको ये सारे कोड में कौन कौन से एक्ट मर्ज किए हैं, इस पे एक अलग वीडियो मैंने बना भी रखा है, आप लोग जाके नहीं हुआ तो वीडियो सेक्शन में देख ही लीजिएगा। उसके बाद भारतीय खान अधिनियम भी आया था 1923 में। इसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान। सर हाँ, ये क्वेश्चन था, एक्चुअली जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जैसे है, हाँ, तो हम लोग उसमें पढ़ते ही हैं, हमारे सिलेबस में है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कोड में मर्ज कर दिया है, तो फिर कैसे, मतलब हम लोग के सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ना है फिर उसको? यहाँ पे मेरा 2 आंसर है। एक आंसर ये है कि जो कोड है वो अभी तो लागू नहीं हुआ है, किस डेट से इंप्लीमेंट होगा ये सरकार घोषणा करेगी। कोड पारित हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट से उसको सहमति मिल गई है, गजट में आ गया है, लागू नहीं हुआ है। डेट की घोषणा होगी, सरकार इफेक्टिव करेगी कि फ्रॉम 1 अप्रैल या जो भी, तब लागू होगा। ये तो हो गया लागू होने की बात, यानी आज के डेट में हम भी इसी अधिनियम से काम करते हैं, हम भी 1923 के कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं लेबर लॉ में। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, रही बात की बीपीएससी की, तो बीपीएससी ने अपना सिलेबस जब तक ना बदलना है तब तक तो हमको जो कहेगा वही पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है।
सिलेबस तो वो ओके। बदले पहले कि हाँ वो कोड को रखेगा या कैसे क्या करेगा, या कोई और लॉ लाएगा, या इसमें क्या करना है, या इस सब्जेक्ट के विषय में। जब तक वो सिलेबस नहीं चेंज कर रहा है, तो जिस सिलेबस से वो हमारी परीक्षा ले रहा है हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी का एग्जामिनर का माथा घूम गया, कोई क्वेश्चन इधर उधर से क्यों ना पूछ दिया, तो अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग चूंकि 4 ही कोड हैं, तो उसके मेन पॉइंट्स को जरूर डिस्क्राइब करके समझ के रखे रहेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आया तो आदमी वहां से जवाब दे दे, ये भी मैं तैयार करवा दूंगा आप लोग का, ठीक है। लेकिन सिलेबस जब तक ओके सर। चेंज नहीं होता है तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि यही मेरा सिलेबस है। सर एक हम्म, क्वेश्चन था हाँ। कि जैसे आंसर लिख रहे हैं हम्म, और उसमें हम इस तरह से रिलेट करते हैं कि अभी तो ये प्रोविजन है पर इस अगले कोड में ये सब प्रोविजन किया गया है, इस तरह से उसको करंट से जोड़ सकते हैं क्या? एक बात मैं आपको पहले बता दूं आपका आंसर देने से पहले, कि जो कोड बना है वो कोई नया चीज नहीं है, इसी प्रोविजंस का कॉपी पेस्ट है, बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही 80% 90%, कुछ चीजों को सीधा सीधा किया गया है समझने के दृष्टिकोण से। रही बात की, आप एक लास्ट में एक पैराग्राफ जोड़ सकते हैं कि इस कोड के तहत इसको जोड़ा गया। अगर आपको पूछा जा रहा है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति क्या है, इसको परिभाषित करें, और विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है उदाहरण से समझाएं, तो आपको लिखना तो वही चीज पड़ेगा। एक लाइन आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं कि भाई वर्तमान में इस अधिनियम को जो है सो इस ओएसएच कोड में जो समाहित कर दिया गया है। लेकिन आपको पूछ तो नहीं रहा ओएसएच कोड। आपको अगर ये पूछे कि ओएसएच कोड के तहत कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के क्या प्रावधान किए गए हैं, तब, लेकिन वो तो तब पूछेगा जब वो सिलेबस में होगा। सिलेबस में जब है नहीं तो कैसे पूछेगा, ये हमको टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा है कि सिलेबस में ना रहे और पूछ दे। फिर भी हम लोग अपने एंड से जो पॉइंट है उसको तैयार करके रखेंगे, और बाकी जो मेन सिलेबस है तैयारी इसी की होगी, ठीक है। और जो कोड होगा उन पे डिस्कशन हम लोगों का होगा, चारों कोड पे अलग अलग। ओके सर। क्लियर। तो कोड पे हम लोग डिस्कशन लास्ट में करेंगे आराम से, पहले थोड़ा सा जो अपना सिलेबस है उसको कवर कर ले, फिर चारों कोड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी, बहुत अच्छे से हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। और मैं इन कोड्स पे अलग से एक क्लासेस चलाऊंगा आप लोगों के लिए, नहीं, लेबर ऑफिसर्स के व्यू से। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगा तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा समय समय पे, या और कहीं भी अगर क्लासेस चलेगा तो वो मैं डालूंगा, तो उसको भी आप लोग देख के अपडेट हो सकते हैं फ्यूचर में। चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो मैं बता रहा था, उसी तरह से भविष्य निधि अधिनियम आया, नाम से ही क्लियर है। जैसे कि आज के समय में आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, मिसलेनियस प्रोविजन वाला, तो 1952 का, उसी तरीके से रेलवे प्रशासन वगैरह में जो है सो भविष्य निधि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है सो इस एक्ट को लाया गया था, जो कि स्थानीय प्राधिकार थे वो उसको नियंत्रित कर सकते थे। ये एक अधिनियम है श्रम संघ अधिनियम, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा श्रम संघ अधिनियम के बारे में। और ये अधिनियम आज के समय में भी आपके सिलेबस में है, ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसने कि ट्रेड यूनियन बनाने का पावर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है, क्योंकि पहले के समय में ट्रेड यूनियंस जो भी होते थे उनको ऐसा माना जाता था कि उन्होंने नियोजकों के खिलाफ जो है सो कुछ कंस्पायरेसी किया है, षड्यंत्र किया है। काम से अगर लेबर को रोक रहा है या लेबर को कह रहा है कि तुम काम मत करो, हड़ताल करो, तो उसको षड्यंत्र मानते हुए संविदा भंग वगैरह का अधिनियम लगा के उसको ट्रेड यूनियन को जो है सो उसके जो पदाधिकारी होते थे, जो सेक्रेटरी हुआ जो भी हुआ, उनको पनिशमेंट दिलवा देता था। तो बाद में सरकार ने फिर आईएलओ का हस्तक्षेप के बाद एक्ट बना दिया, नहीं, ट्रेड यूनियन जो है सो वो नियम संगत या तर्क संगत है। साथ ही उनके जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, खास करके जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको जो है सो इम्यूनिटी भी प्रदान किया सिविल सूट वगैरह दायर करने से। जब वो ट्रेड यूनियन एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल उसका दिया हुआ है। उसी तरह से श्रम विवाद अधिनियम आया था, यदि नियोजक और श्रमिक के बीच में विवाद होता है तो उसको कैसे सुलझाएंगे। चाय जिला प्रवासी श्रम अधिनियम आया था, बेसिकली जहां चाय की खेती होती थी उनको देखते हुए। बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम आया था, जब बंधुआ बाल श्रमिक होते हैं उनकी समस्या को समाप्त करने के लिए। कारखाना अधिनियम की बात हमने की ही, कि कारखाना अधिनियम के डिफरेंट डिफरेंट टाइम में संशोधन किए गए। और उसके बाद जो है सो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम उस समय था, कि अगर मजदूरी नहीं देता है तो फिर मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा, सॉरी, मजदूरी का भुगतान कैसे करवाना है नियोजक से, नियोजक किन किन चीजों की कटौती कर सकता है, किन किन मजदूरी में किन किन बातों की कटौती हो सकती है। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि एक तो भुगतान की बात थी कि नियोजक मजदूरी का भुगतान कितने दिनों पर करेगा। कभी नियोजक काम पे रख लिया और 6 महीने तक पेमेंट ही नहीं किया, तो ये बातें नहीं होगी। अधिकतम 1 महीने तक, जिसका बात जो है सो एक्ट में जिक्र करता है कि अधिकतम 1 माह तक जो है सो के अंतराल पर आपको मजदूरी का भुगतान करना है।
और उसके बाद जो है सो कटौती कौन कौन से हो सकता है, उसमें भी उन्होंने फिर क्लासिफाई किया कि जो स्टेचुटरी डिडक्शंस है उनकी क्या कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, जो नॉन स्टेचुटरीज है उनका क्या क्राइटेरिया होगा, किनको किनको रखेंगे। तो जब इस एक्ट को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से उसमें जानेंगे। उसी तरह से एक अस्थाई आदेश था, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य था भाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जो है कंपाइल करना, खास करके फैक्ट्री के दृष्टिकोण से। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ना कि किसी भी फैक्ट्री में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे नियुक्ति कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, दूसरा पद पे पदोन्नति कैसे होगी जिसको प्रमोशन कहते हैं, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, या आपको किसी और तरह का जो सर्विस रिलेटेड मैटर है तो उसकी एक लिस्ट दी रहती है, उसका पूरा प्रोसीजर लिखा रहता है, हर फैक्ट्री अपने हिसाब से उसको बनाता है, तो उसी को स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होते हैं हमारे यहाँ डिप्टी लेबर कमिश्नर है, वो उसको सर्टिफाई करते हैं। ये एक्ट आपको चूंकि पढ़ना नहीं है सिलेबस में, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। समझ लीजिए कर्मचारियों का सेवा शर्तों का जो है एक तरह से वो लेखा जोखा होता है, हर एक फैक्ट्री अपने हिसाब से उसको बनाती है और सर्टिफाई कराती है, उसके लिए एक मॉडल दिया हुआ है भारत सरकार का, उसके हिसाब से चलता है वो। तो ये सारे एक्ट थे। स्वतंत्रता के बाद स्थितियों में परिवर्तन आया। आप जानते हैं संविधान बना, संविधान की प्रस्तावना में भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। इसके अलावे फिर जो है सभी को न्याय की बात की गई थी। न्याय में भी आप जानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई, मूल अधिकार दिए गए। इसमें आप खास करके जो कुछ सेक्शन है जिसमें कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे संविधान का सारा डिटेल, तो सेक्शन 23 है, 24 है, ये सारा जो है, सॉरी सेक्शन कह रहे हैं, आर्टिकल 23, 24 ये सब जो है सो उनसे डायरेक्टली जुड़ता है। उसके अलावा जो है सो डीपीएसपी हुआ, 7 शेड्यूल हुआ जिसमें 3 लिस्ट में बटा हुआ है, केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है। उसी प्रकार से आपको आयोग और समितियां भी बहुत सारी बनी स्वतंत्रता के बाद। उचित मजदूरी समिति बनी थी, मिनिमम वेज या फेयर वेज, इन सबको डिफाइन करने के लिए। बोनस आयोग बना था, बोनस एक्ट को लाने के दृष्टिकोण से। श्रम आयोग बना है 1969 और 2002 में, उसने भी कई सारे सुझाव दिए, उस पर काम भी हुआ। श्रम कल्याण समिति बनी, श्रम सम्मेलन होते रहे हैं समय समय पे, बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटीज बनी है लेबर पे, और इन सारे का उद्देश्य था भाई हम समय समय पे श्रम सुधार करते रहे। पंचवर्षीय योजनाओं में भी कई सारे श्रम संबंधी विषयों को लाया गया। आप इसके लिए अलग से हम लोग हर चैप्टर पे फिर बाद में डिटेल डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने समय समय पे कई निर्देश दिए, जैसे कि चाइल्ड लेबर के एक्ट में एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु स्टेट में भी जो डायरेक्शन दिया, आज भी उसको हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से कंप्लायंसेस। उसके बाद आपको बॉन्डेड लेबर एक्ट में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संदर्भ में बहुत अच्छा डिसीजन दिया, बंधुआ मजदूर को और अच्छे से डिफाइंड किया। तो कई तरह के निर्णय हुए, उनको बाद में एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। चाइल्ड लेबर एक्ट का जो डिसीजन था खास करके पुनर्वास को लेकर के, उसको 2016 के अमेंडमेंट में डाला गया है। उसी तरह आईएलओ का प्रभाव पड़ा, जो नई आर्थिक नीति आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें आप एलपीजी की बात करते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी लेबर लॉ में समय समय पर सुधार हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र वगैरह में लेबर लॉ को रिलैक्सेशन देने के लिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से लेबर लॉ में कई सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद कई सारे अधिनियम हैं जो हमारा आपको, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बता रहा हूँ, कई सारे अधिनियम हो सकता है इसमें से छूट भी जाए जो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से भी नहीं है, तो मैंने उसका जिक्र नहीं किया यहाँ। जैसे कारखाना अधिनियम है, फिर फैक्ट्री में कैसे वर्कर काम करेंगे, तो फैक्ट्री में वर्कर के काम करने में उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कल्याण के दृष्टिकोण से, कार्य की दशाओं के दृष्टिकोण से, इन सारे दृष्टिकोण से इसमें नियम बनाए गए हैं। उसी तरह से माइंस वर्कर के लिए माइंस एक्ट है 1952, कम से कम कितना मजदूरी देना है किस तरह के वर्कर्स के लिए, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया, भाई उससे कम मजदूरी आप नहीं दे सकते हैं। तो इसमें वेज के, मिनिमम वेज के जो है सो कंडीशन को फॉलो करने का प्रयास किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है सो आपको कल्याणकारी अधिनियम है, जिसका उद्देश्य है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। उसमें वर्कर्स को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसमें सर्टेन कंडीशंस है, 10 से ज्यादा वर्कर अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो वह एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से कवर्ड होता है। उसमें भी स्टैब्लिशमेंट का क्लासिफिकेशन है, कौन कौन आएगा नहीं आएगा। उसी तरह ईपीएफ एक्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि, यहाँ 20 और मोर वर्कर्स पर ये एक्ट लगता है। उसके बाद आपको बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम है, जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं इसको। इसमें दुकानों में काम करने वाले वर्कर्स को रेगुलेट किया गया, उनके वर्किंग कंडीशन को। मैटरनिटी बेनिफिट है, मातृत्व लाभ, जो कि गर्भवती महिलाओं को माँ बनने से पूर्व और माँ बनने के बाद जो सुविधाएं दी जाए उसका उल्लेख है। बीड़ी सिगार अधिनियम है, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम। इसका उद्देश्य है जो बीड़ी क्षेत्र में काम करते हैं वर्कर्स, उनको उनके वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्ट से कवर्ड नहीं हो पाते हैं। उसी तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, ये लाइन यहाँ पे गलत लग गया, यहाँ आएगा ठेका श्रम विनियमन एवं
उत्सादन अधिनियम 1970। तो इसके तहत जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिफाइंड किया गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वर्किंग कंडीशंस को, उनके वेलफेयर प्रोविजन सबको क्लियर किया गया, जैसे फैक्ट्री एक्ट वगैरह में है। उसी तरह से ग्रेचुटी एक्ट है, रिटायरमेंट अगर 5 साल लगातार नौकरी वगैरह करता है किसी जगह, तो उसको रिटायरमेंट में ग्रेचुटी वगैरह देना है, या काम छोड़ता है तब भी ग्रेचुटी देना होगा। तो उन सब का बात है। बंधुआश्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम है कि बॉन्डेड लेबर रखना जो है वो आपको कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम को जो है इम्पावर्ड किया गया जिले में कि आप बॉन्डेड लेबर को के रिमूवल के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए जिम्मेदार होंगे। उसी तरह इक्वल रिडम्नेशन है, मेल और फीमेल को समान काम के लिए समान वेतन। माइग्रेंट वर्कर्स के दृष्टिकोण से अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1979 का है। उसी तरह चाइल्ड लेबर को रिमूव करने के दृष्टिकोण से बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 है, जिसमें 2016 में कई सारे संशोधन हुए हैं, हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे आगे। उसी तरह जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके लिए भवन एवं अंश निर्माण कर्मकार नियोजन सेवा शर्तें विनियमन 1996 है। और इसी की तरह इसके लिए फंड जुटाने के लिए इसका सेस एक्ट लाया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर का, और सेस एक्ट के तहत पैसा 1% जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सेस के रूप में आता है, और उसका जो है उपयोग इसमें रजिस्टर्ड वर्कर के वेलफेयर के लिए होता है। और अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 है। आज के समय में जब कोड आया तो ये सारा खिचड़ी बन गया है, कुछ ओएसएच में मिल जाएगा, कुछ आपको वेज कोड में मिल जाएगा, कुछ आपको सोशल सिक्योरिटी कोड में मिल जाएगा, और कुछ आपको आईआर कोड में मिल जाएगा, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह, ट्रेड यूनियन एक्ट वगैरह, वो आईआर कोड में है आपका। तो ये जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, इसमें से कुछ जो आपके सिलेबस में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप कि आप लोग को आवाज जा रही होगी। यस सर, यस सर। हाँ, थोड़ा लास्ट में मैं स्पीड भाग गया क्योंकि टाइम भाग रहा था। तो स्टॉप प्रेजेंटेशन। अब आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो पूछिए।